अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, एडिटोरियल एंड ओपिनियन का करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस और साथ साथ देखेंगे कि डाटे को कैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जा सकता है और देखेंगे कि किस तरह अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम इस डाटे को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें है ब्रेन ड्रेन एंड रेमिटेंस, गर्ल्स एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज एंड फ्लड, डेस्टिनेशन यूरोप एंड PIA, पाक अफगान रिलेशंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी रिकवरी एंड एज ऑफ प्लास्टिक। एज ऑफ प्लास्टिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। बाकी सारे टॉपिक जो हैं ये पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज से, जो कि है रेमिटेंस पे। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेमिटेंस कहते किसको। तो रेमिटेंस वो वाली अमाउंट होती है जो जिसके बहन भाई जो होते हैं वो बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो उस अमाउंट को हम रेमिटेंस कहते हैं। और ये एक हमारी इकॉनमी का एक पार्ट बन जाता है, क्योंकि डॉलर्स के फॉर्म में जब पैसे आते हैं तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी का एक पार्ट बन जाता है। और राइटर लिखते हैं कि जो हेडलाइन है ये हमें ये बताती है कि रेमिटेंस में 33% इजाफा हुआ है। अब हम इस पॉइंट को, इस हेडिंग को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि यहाँ तो पढ़े लिखे लोग बहुत बाहर चले गए हैं, ठीक है, इस वजह से इसको हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं और नेगेटिव पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है कि ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन पे तो हम लिखेंगे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, यूथ है, वो चली गई है बाहर के मुल्कों में, ठीक है, और वहाँ से जो है वो पैसे भेज रही है, वहाँ पे जाके कमा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से लोग बाहर जाने को प्रेफर करते हैं। तो हम इस हेडलाइन को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में इस तरह इजाफा हो रहा है कि ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन जो है ना, एक पर्सपेक्टिव से हमें फ़ायदा भी दे रहा है कि इसमें जब हमारे मुल्क में जब डॉलर आएगा तो वो हमारी इकॉनमी को ग्रोथ होगी। तो हम इस डाटा को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखा है, हेडिंग है कि ओवरसीज़ कहते हैं जो बाहर के मुल्कों में जा चुके हैं। पाकिस्तानीज ड्राइव 33% ग्रोथ इन रेमिटेंस, कि उसमें जो वो बाहर के मुल्कों में पैसे भेजते हैं उसमें 33% इजाफा हुआ है। बाकी इस सारे आर्टिकल में यही लिखा गया है कि कौन से मुल्क से कितना आ रहा है, सऊदी अरब से कितना आ रहा है, UK से कितना आ रहा है, दुबई से कितना आ रहा है, तो उसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही देखने की ज़रूरत है। दूसरी साइड पे आपने ये जो ग्राफ बना है इसको देख लेना है कि जुलाई में जो था वो 2.99 बिलियन था, और आस्ता आस्ता जो दिसंबर आया तो क्या हो गया कि 3.079 बिलियन हो गया। कि हमें जो है इस तरह लोग जो हैं वो बाहर जाते जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब आपको ये पूरा ग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये याद रहना है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि रेमिटेंस ये होता है, ब्रेन ड्रेन ये है, ये बाकायदा एक टर्मिनोलॉजी है। आप इसको जब पढ़ेंगे, आप डेफिनेशन गूगल से लेके अपने जहाँ पे भी आप इसका डाटा लिख रहे हैं वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि रेमिटेंस इसको कहते हैं, ब्रेन ड्रेन इसको कहते हैं, इस तरह हमारी इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमारा जो आगे टॉपिक है वो है एजुकेशन पे, ख़ास तौर पे गर्ल्स एजुकेशन पे। तो सबसे पहले तो हम इसका क्रक्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जी 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है इस कॉन्फ्रेंस में और पाकिस्तान उनमें से एक है। मलाला यूसुफ इसको एड्रेस करेंगी और इसके अलावा इस पर बात होगी कि जो गज़ा में जंग छिड़ी हुई है ना, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। इसमें OIC के मेंबर्स भी होंगे और वो कहेंगे कि गज़ा ट्रूस कैसे किया जाए, कि इसको जंग बंदी कैसे की जाए, इस पर भी बात होगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका, कि पाकिस्तान में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें था कि पाकिस्तान में 22 मिलियन बच्चे जो थे वो आउट ऑफ स्कूल थे और उनमें से ज़्यादातर तादाद जो थी वो गर्ल्स की थी। तो पाकिस्तान इसलिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और मलाला यूसुफ इसलिए इसको एड्रेस कर रहे हैं। इसकी हेडलाइन है ग्लोबल मूथ कहते हैं झगड़े को, ऑन गर्ल्स एजुकेशन बिगिंस टुडे, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 44 कंट्रीज टू अटेंड कॉन्फ्रेंस, मलाला टू एड्रेस टुमारो, PMOIC ऑफिशियल्स कॉल फॉर गाजा ट्रूस कहते हैं जंगबंदी को, इस्लामाबाद एज पाकिस्तान गियर्स अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है तैयार होना, टू होस्ट आ हिस्टोरिकल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गर्ल्स एजुकेशन हेयर ऑन सैटरडे टुडे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रिसीव्ड OIC सेक्रेटरी जनरल। अब देखिए ये एक MCQs है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि OIC सेक्रेटरी जनरल कौन है।
तो उनका नाम है हुसैन ब्राहिम ताहा, हु हैज़ कम टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। द कॉन्फ्रेंस इज ब्रिंगिंग टुगेदर ओवर 150 dignitaries and academia from 44 Muslims and friendly countries and representatives from the international organization including UNESCO and UNICEF and the World Bank। आगे है कि नोबल लॉरियंट, लॉरियंट कहते हैं जो कि जिनको नोबल प्राइज़ मिला हो। Nobel laureate Malala Yousafzai will also be attending the 2-day conference aimed at empowering Muslim girls worldwide। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान की ख़वातीन है ना, उनकी एजुकेशन पे भी बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और पीएम शहबाज एंड मिस्टर ताहा इन देयर मीटिंग एग्रीड दैट OIC शुड कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज द वर्ल्ड कम्युनिटी फॉर अ सीज फायर इन गज़ा। ये सारी बात थी इसमें। और वैसे भी ये जो हेडलाइंस होती है ना फ्रंट पेज पे, इसको सिर्फ हेडलाइंस के तौर पे पढ़ते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ओपिनियंस और जो एडिटोरियल्स होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सिर्फ हम लोगों ने ये देखना होता है कि आज के दिन में क्या क्या हुआ है। इसके अलावा जो आगे है एडिटोरियल वो है क्लाइमेट चेंज पे। तो हमने कुछ दिन पहले जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी क्लाइमेट चेंज पे, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो उसमें क्या था कि उन्होंने बताया था कि जो 2022 में फ्लड आया था ना, लोग उसकी वजह से अभी तक उसके जो अफेक्ट्स हैं ना वो अभी तक लोगों पे हैं, अभी तक लोग उस पॉवर्टी से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो सेम एज इस आर्टिकल में ना सेम यही चीज़ डिस्कस की गई है कि राइट्स बॉडी से क्या मुराद है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन राइट्स पे काम करती हैं, और उनमें से यहाँ पे जो मेंशन की गई है उसका नाम है द साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है राइजेज कंसर्न्स ओवर सिंध फ्लड्स रिहैबिलिटेशंस। अब रिहैबिलिटेशंस किसको कहते हैं? बहाली को। रिहैबिलिटेशंस का मतलब है रिकवरी, कि ऐसे लोग जो कि फ्लड की वजह से अफेक्टेड हुए थे, क्योंकि उनकी फसलें उनकी तबाह हो गई, उनके घर तबाह हो गए, तो उनकी जो है ना उनको उस पॉवर्टी से निकाला जाए, उस मिजरी से निकाला जाए, उनकी कंडीशन को थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए, क्योंकि अब उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने घर खुद बना सकें, ना ही वो अभी तक वो जो उनका नुकसान था ना वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इस पर काम कर रही है। तो अब इन्होंने क्या किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें हम 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो SAHR है ना उसने फैक्ट फाइंडिंग मिशन विजिट फॉर डिस्ट्रिक्ट टू इन्वेस्टिगेट कंपनसेशन प्रोसेस फॉर फ्लड हिट पीपल। उन्होंने सिंध का पूरा एक मुआयना किया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो डिज़ाइनिंग कर रही है ना गवर्नमेंट, ये सही नहीं है, इसमें फ्लॉज हैं। अर्ज गवर्नमेंट टू रिव्यू डिज़ाइन ऑफ हाउसेज टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स सैनिटेशंस एंड किचन फैसिलिटीज़। कि सिर्फ एक कमरे में उनका कुछ नहीं होना, कि अगर आप कहें कि उनके लिए एक एक कमरा बिल्ड कर देते हैं तो एक एक कमरा तमीर करवाने से उनके साथ उनको फ़ायदा नहीं होने वाला, उनको ना ही पूरी फैमिली एक कमरे में रह सकती है। तो उनके लिए आप क्या करें, टॉयलेट्स बनाएं, सैनिटेशन एंड किचन फैसिलिटीज़ भी दें उनको। दी साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट, ये ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियंस की, अ रीजनल नेटवर्क ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, ऑन फ्राइडे राइज्ड क्रिटिकल कंसर्न्स ओवर द सिंध गवर्नमेंट एफर्ट टू रिहैबिलिटेट विक्टिम ऑफ 2022 फ्लड्स एंड रिकंस्ट्रक्ट देयर होम, highlighting flaws in the whole process from the designing stage to the implementation levels। कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की, उसका मुआयना किया उस रीजन का, तो उन्होंने कहा है कि आपने जो मॉडल तैयार किया है ना उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं डिज़ाइनिंग स्टेज से लेके इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक, तो आपको इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो कराची प्रेस क्लब है ना उसकी टीम ने ये कहा है कि ये जो इसकी इनर्शियल स्टेज है ना, उसे इस स्टेज का अंदाज़ा लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा उन लोगों के लिए जो कि फ्लड की वजह से अफेक्ट हुए थे। लिखा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन हिस्ट्री फॉर फ्लड अफेक्टेड। इसके अलावा है कि दे सेड दे वर कंसर्न दैट द प्रपोज्ड वन रूम्ड फ्लड रेजिलियंट हाउसिंग मॉडल विदाउट बेसिक अमेनिटीज़ लाइक अ किचन एंड अ टॉयलेट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल एज अ होम। कि उन्होंने कहा है कि हम लोग कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आप लोग एक कमरा बना दो उन लोगों के लिए जो कि इससे अफेक्टेड हुए थे, विदाउट बेसिक अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ कहते हैं सहूलियात को, सहूलियात के बगैर ना, ये जैसे किचन और टॉयलेट के बगैर ये घर नहीं लगेगा और ये कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल एज अ होम। इसके बाद सारी ये चीज़ लिखी गई है कि जो वहाँ जो लोग अफेक्ट हुए थे ना वो इतनी महंगाई में, स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन में ना, वो बगैर कर्जे में आए बगैर ना अपना घर नहीं बना सकते। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको घर बना के दें।
इसके बाद राइटर ना दो मेन चीज़ें डिस्कस करता है। फर्स्ट वन इज सैनिटेशन हेल्थ क्राइसिस और दूसरा है इकोनॉमिक बर्डन। पहले में वो डिस्कस करता है हेल्थ क्राइसिस में कि वो वहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत अनहाइजेनिक कंडीशन में रह रहे हैं, जिसकी वजह से उन अनहाइजेनिक होने की वजह से उनको स्किन डिजीज़ का सामना करना पड़ा है। दूसरी साइड पे जब मलेरिया और डायरिया वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैल रहा है और इस वजह से अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से, तो इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। आगे राइटर लिखते हैं कि वहाँ के ख़ासतौर पे जो बच्चे और जो ख़वातीन है ना वहाँ पे वो सीवियर माल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो गवर्नमेंट को उस पर भी काम करना चाहिए। और वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। ऑन द अदर साइड रोड नेटवर्क है ना वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक्सेस हासिल नहीं कर सकते हॉस्पिटल्स की तरफ। दूसरा जो है ना जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसने जब पूरा इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने कहा है कि वाइल इट इज़ द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड शेल्टर, फूड, एजुकेशन, हेल्थ and a clean environment to people, these fundamental rights of the vulnerable population have been violated and they are forced to live in inhuman and undignified conditions, the member observed। कि वो उस जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या शेल्टर, फूड, एजुकेशन, हेल्थ एंड अ क्लीन इन्वायरमेंट अपने आवाम को प्रोवाइड करना, और ये इनका फंडामेंटल राइट है। इसके बावजूद वहाँ की जो लोग हैं वो एक बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में रह रहे हैं और ये उनके राइट की वायलेशन है। अब आगे है अवेयरनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज वाज ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्टेंट अमंग द कम्युनिटीज़ एंड द पीपल इंटरव्यूड। कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लोगों का वहाँ पे इंटरव्यू लिया और उनको अंदाज़ा हुआ कि उनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और उस पूरी कम्युनिटी में जिन जिन लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया दे डिड नॉट हैव इवन द बेसिक आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट। द अफेक्टेड पीपल believe that disasters happen due to their own faults from a religious perspective, it added। और उन्होंने कहा है जिन लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया तो उनसे पूछा जबकि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, इसके क्या इफेक्ट हैं, तो उन्होंने बस ये कहा कि ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है, और उन्होंने इस चीज़ को रिलीजियस पर्सपेक्टिव के साथ डिस्क्राइब किया कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, तबाही लेके आते हैं, ये सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से आते हैं। तो आप लोग ये वाली अब हम लोगों ने पढ़ लिया डाटा, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसकी हेडिंग हम क्या बनाएंगे कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, किस वजह से होता है, ऐसे क्या काम करते हैं हम जिसकी वजह से हमें बाद में इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसको हम इस तरह लेके जाएंगे कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, पब्लिक कंपेन्स की ज़रूरत है। आगे जो हमारे पास आता है वो है इकोनॉमिक बर्डन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लाइमेट चेंज का लिखते हैं तो ये एक लाजमी फैक्टर है जो हम ऐड करेंगे इसमें। द मिशन नोट्स दैट थ्रो पाकिस्तान्स कंट्रीब्यूशन टू greenhouse gases emission is less than 1%. The burden it bears is unjustifiable and the climate finance mechanism is problematic। कि पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेज में, और इसको बहुत ज़्यादा बर्डन है। अनजस्टिफाइड है क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म है ना, जो जितना कोई कंट्री कार्बन जो है ना वो एमिट करता है ना उतने वो पैसे देता है, तो वो कहता है कि पाकिस्तान सिर्फ 1% करता है और इसका जो बर्डन है वो पाकिस्तान बेयर नहीं कर सकता। ऑन द अदर साइड कहते हैं कि सिंध हैज़ ओनली रिसीव्ड अप्रॉक्सीमेटली $2 billion from the World Bank and other financial institutions, mostly through debt financing, which in turn need to be returned with interest। कि जो सिंध था ना, जब फ्लड आया था तो इसको सिर्फ $2 बिलियन मिला था, वो भी वर्ल्ड बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और जब इनको मिला ना तो बाद में इनको यही पैसे जो थे वो इंटरेस्ट के साथ सूद समेत लुटाने पड़े, और ये भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बर्डन पड़ गया। विच विल कम फ्रॉम पुअर पाकिस्तानीज थ्रू अनजस्टिफाइड एबल टैक्सेस एंड एड टू देयर मिजरीज। कि अब उन्होंने जब टैक्स ले लिया कि अपनी वो हालत जो है ना वो बेहतर करेंगे, कंडीशन को थोड़ा सा स्टेबल करेंगे, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि कर्जा ले लिया। जब उन्होंने पैसे लिए ना, अमदाद ले ली उनसे, तो क्या हुआ कि अब वो उनको इंटरेस्ट के साथ लुटाने पड़े, डबल पैसे करके, और इसकी वजह से उन्होंने अनजस्टिफाइडेबल टैक्स लगा दिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे लोगों पर, और उन्होंने उनकी कंडीशन और ज़्यादा मिजरेबल कर दी। द मिशन बिलीव दैट द कैटास्ट्रोफिक फ्लड इन सिंध अंडरस्कोर कहते हैं हाईलाइट करना द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश एट COP27। अब ये जो
कैस्ट्रोट्रॉफिक जो था ना, मतलब कि तबाही लेके आने वाला फ्लड, ये इस चीज़ को हाईलाइट करता है जो COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश किया गया था ना, कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बस इसमें यही ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, कि अब वो सिंध की हालत अभी तक बेहतर नहीं हो पाई और उसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस का सामना है। दूसरी तरफ से अगर हम लोगों ने उनसे पैसे लिए हैं तो हमें इकोनॉमिक बर्डन ही हुआ है हम पे, हमें सूद समेत पैसे लुटाने पड़े हैं। ऑन द अदर साइड हम ये वाला हमें पता चला है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि इंटरव्यू हम लोगों ने उनसे लिया तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि ये होता है क्योंकि हमारी अपनी गलतियों की वजह से, और उन्होंने एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव दिया। तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि अपनी फसलों को ना जलाएं, इसकी वजह से जो फ़ज़ा है वो आलूदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है फ़ज़ा में, और इस तरह ही यही जो हैं वो गैस एमिशन का ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन का बनती हैं, रिसोर्सेज बनती हैं। तो इसको कम करने की ज़रूरत है। अब आगे है हमारे पास PIA रिटर्न्स टू यूरोपियन स्काइज आफ्टर 4 ईयर्स। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये MCQ पूछा जा सकता है कि PIA की फुल फॉर्म क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। अब PIA रिटर्न्स टू यूरोपियन स्काइज के पाकिस्तान की एक फ़्लाइट PIA की यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर लैंड की है 4 साल के अरसे के बाद। कहाँ पे की है? पेरिस में की है, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। और अब ये ना एक बार एक स्कैंडल हो गया था कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं ना, उनके पास इलीगल लाइसेंस है और उनको जहाज़ नहीं उड़ाना आता। तो फिर क्या हुआ था कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने बैन कर दिया था। तो अब जो फ़्लाइट थी ना, तो उसमें ये रिव्यूज़ लिए गए हैं कि उनके जो लोग थे उस फ़्लाइट में, उन्होंने क्या-क्या, पैसेंजर्स ने क्या-क्या आगे से रिस्पॉन्स दिया है। तो किसी ने कहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग विद PIA, और उसका बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। और किसी ने सारे इस तरह इसके रिव्यूज़ लिखे हुए हैं कि आई एम नर्वस एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी बट आई एम होपिंग इट इज़ गोना बी अ गुड फ्लाइट, सेड द 38 ईयर ओल्ड स्कूल टीचर लिविंग इन जर्मनी। तो इस तरह ये सारे थे। और जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी द इनकम्बेंट गवर्नमेंट हैज़ रिस्टोर्ड द आइडेंटिटी ऑफ द नेशनल एयरलाइंस, कि बहुत एक अरसे के बाद पाकिस्तान ने जो है ना वो अपनी जो नेशनल आइडेंटिटी थी एयरलाइंस की, वो दोबारा जो है वो रिकवर कर ली है। अब जैसे कि हमें पता है कि पिछले दिनों की न्यूज़ है कि जो PIA है ना, इसकी करने जा रहे थे प्राइवेटाइजेशन, और इसको कोई ख़रीद नहीं रहा था। तो इस वजह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि इसकी जो है ना वो नेशनल एक जो थी इंटरनेशनल लेवल पे एक जो रिस्पेक्ट थी ना, वो वापस आ गई है पाकिस्तान के पायलट्स की, कि उनके पास सही वाला ही लाइसेंस है। अब इसी पे ही आगे हम एडिटोरियल पढ़ेंगे। एडिटोरियल का नाम है डेस्टिनेशन यूरोप। स्टार्ट करते हैं द कंट्रीज एविएशन। एविएशन कहते हैं हवाबाज। हवाबाज जो ऐसे लोग जो कि हवा में उड़ान भरते हैं। अथॉरिटीज़ कैन रेस्ट आ लिटर इजी आफ्टर अ 4 ईयर बैनिशमेंट। बैनिशमेंट कहते हैं पाबंदी को, एग्जाइल को, फ्रॉम यूरोपियन स्काइज के यूरोप ने पाकिस्तान के जो थी एविएशन अथॉरिटीज़ थी उस पर पाबंदी लगा दी थी कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ा में नहीं आ सकते, वो यूरोप की फ़ज़ा में नहीं आ सकते। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ़्लाइट PK-749 डिपार्टेड यस्टरडे। डिपार्टेड का मतलब है पहुंच जाना, अराइव फ्रॉम इस्लामाबाद फॉर पेरिस। पेरिस में पहुंच गई है। पेरिस क्या है? फ्रांस का कैपिटल। Charles de Gaulle Airport shortly after noon. There seems to be quite कहते हैं बिल्कुल a bite of interest in the event, with the flight among the top 10 being followed by the aviation enthusiast. Enthusiast कहते हैं excited को, excitement को। On the flight radar 24, a website that tracks airlines for more than half an hour after a departure. Departure mean arrived. It marked a welcome break from the सीरियल क्राइसिस के एक सीरियल क्राइसिस एक सिलसिलावार बहरान that have chased the national airline for years which suffer immense कहते हैं बहुत ज़्यादा setback कहते हैं नुकसान को। after the devastating mean तबाह, destruction, destroy, injury, crash of PK-8303 near Karachi Airport in May 2020 lead to the revelations about the inadequate the pilot training and air सेफ्टी मेयर्स। अब ये हुआ था कि यूरोप ने क्यों पाबंदी लगाई थी कि पाकिस्तान की एक जो है ना वो एयरलाइन क्रैश कर गई थी जिसका नाम था PK-8303। कराची के एयरपोर्ट पे वाक़िया है 2020
2020 का, और इसकी वजह से ये इंकशाफ पैदा हो गया था। रेवलेशंस मीन कि ये बातें फैलना शुरू हो गई थी कि जो पायलट है ना, उनको ट्रेनिंग नहीं सही दी जा रही और ना ही उनको एयर सेफ्टी मेजर्स का पता है, और इनके पास जो है ना वो जाली लाइसेंस है, जिसकी वजह से यूरोप ने तो बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी। और 4 साल के बाद ये पाबंदी हटी और पाकिस्तान ने एक बहुत लंबी जो PI है, उन्होंने एक लंबी जो है वो फ्लाइट और लैंड की है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। द रेप्रिकेशंस कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को। अब ये जो फ्लाइट क्रैश की थी और जिसकी वजह से ये सारी बातें फैलना शुरू हो गई थी ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि वर सीवियर एंड इंक्लूडेड फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस ऑन PIA इन मेनी लुक्रेटिव मार्केट, के बहुत सारी मार्केट्स जो थी ना, उन्होंने पाकिस्तान पे PIA पे ख़ास तौर पे इस फ्लाइट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। मच एफर्ट्स हैज़ गॉन इनटू रिवर्सिंग global perceptions about PIA since then, and it is encouraging to note that the international regulator now seem more receptive when considering the airline safety profile. कि हम लोगों ने पहले वाला जो था हेडलाइंस, उसमें हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे जिन्होंने अच्छे रिव्यूज़ दिए। और अब जो पाकिस्तान की PIA है, ये अपनी जो आइडेंटिटी है, रेपुटेशन है, वो वापस बहाल कर रहा है। आगे है द रीओपनिंग ऑफ द यूरोपियन मार्केट टू PIA विल इम्प्रूव द एयरलाइंस वायबिलिटी एंड इट इज़ होप्ड दैट द UK विल बी द नेक्स्ट टू अलाउ इट टू ऑपरेट डायरेक्ट फ्लाइट देयर अगेन। कि अब यूरोप ने तो अलाउ कर दिया, UK ने भी बैन किया था, अब पाकिस्तान ये उम्मीद रखता है कि जो UK है ना, वो भी पाकिस्तान को अलाउ कर देगा कि वो अपनी जो PIA वहाँ की फ़्लाइट को जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो उसको हटा देगा और PIA वहाँ पे लैंड कर पाएगा। द स्टेट हैज़ लॉन्ग वांटेड to rid itself of the burden of running a commercial airlines but has found no serious takers given PIA financial troubles and operational limitation. The fact that it has now demonstrated that it is ready for re-entry into more market and compliance with stringent air safety, stringent कहते हैं सख्त सेफ्टी मेजर्स ली जाएंगी, रिक्वायरमेंट लेड डाउन बाय फॉरेन रेगुलेटर्स विल स्वीटन द डील एंड एड प्राइवेटाइजेशन एफर्ट। रिगार्डलेस कहते हैं इसके बावजूद ऑफ हाउ द प्राइवेटाइजेशन एफर्ट प्रोसीड, हाउ एवर द एयरलाइन शुड कीप इट्स फोकस ऑन द रिवाइविंग कहते हैं रिकवरी को इंटरनेशनल ऑपरेशंस, स्पेशली इन द UK विच इट इज़ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट मार्केट considering the size of the expatriate कहते हैं गैर मुल्की लोगों को, population living there as well as its social and economic linkage with Pakistan. The PIA management must not flatter in this टास्क। फ्लैटर मीन इनस्टेबल नहीं होनी चाहिए। जो पाकिस्तान ने इक़दामात किए हैं, मैनेजमेंट की है, एयर सेफ्टी मेयर्स किए हैं और अच्छी ट्रेनिंग दी है, और इसके बावजूद अब जो है ना इसको कंटिन्यूसली ऐसे ही रखना चाहिए ताकि ये अपनी रेपुटेशंस वापस ले सके, दोबारा बहाल कर सके और दोबारा इंटरनेशनल लेवल पे फ़्लाइट जो है वो अपनी लैंड करवा सके। हमारा अगला एडिटोरियल है अफ़गान आउटरीच का मतलब है रिसाइक। अब हम अफ़गानिस्तान के साथ किस तरह ताल्लुकात को बहाल कर सकते हैं, किस तरह उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक दिन पहले पढ़ा था कि पाकिस्तान जो कि फॉरेन पॉलिसी, जो कि मैम मलिहा लोधी ने ओपिनियन लिखा था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर्स हैं उसमें ना ही तो उनके साथ अफ़गानिस्तान के साथ बन रही है, ना ही इंडिया के साथ, ऑन द अदर साइड ईरान के साथ भी हमारी तजारत नहीं हो रही, और चाइना जो है उनके साथ भी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो पाकिस्तान बॉर्डर्स के लिहाज से सेफ़ नहीं है। तो इस वजह से हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान के साथ किस तरह ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं और इसको हम नेशनल सिक्योरिटी में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही तो जब हमारे बॉर्डर सिक्योर होंगे तो नेशनल सिक्योरिटी में ये टॉपिक हम ऐड कर सकते हैं कि हम किस तरह अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करके अपने कंट्री को सिक्योर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एज मच मिसट्रस्ट मिसट्रस्ट कहते हैं अदम एतमाद को, कि एतमाद नहीं है बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। मार्क पाकिस्तान रिलेशंस विद द अफ़गान तालिबान। काबुल रूलर्स आर रीचिंग आउट टू रीजनल स्टेट इन ऑर्डर टू ब्रेक आउट फ्रॉम देयर isolation mean tanhai and deepen economic ties. While no one has formally recognized the Taliban regime, states are doing business with Kabul just short of recognition. In a significant development, the Taliban foreign minister met the Indian foreign secretary in Dubai recently, with the Afghan side describing India as a significant regional and economic partner. अब देखें, अगर
हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान ने इंडिया के साथ जो है वो कोलिशन कर लिया, इत्तेहाद कर लिया, तो पाकिस्तान उसको चाहिए कि उससे पहले अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर ले, ताकि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के बॉर्डर्स को नुकसान ना पहुंचाएं। Afghan side describing India as a significant regional and economic partner. Trade relations were apparently the key area of discussion. ये जो उनके दरमियान में डिस्कशन हुई थी अफगान साइड की और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की, फॉरेन सेक्रेटरी की दुबई में, उसमें इन्होंने कहा आपस में जो बात की है ना वो इकोनॉमिक के हवाले से की है और ट्रेड के हवाले से की है। ट्रेड रिलेशन वेयर अपरेंटली द की एरिया ऑफ डिस्कशन। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इंडिया वाज अ मेजर प्लेयर इन अफगानिस्तान बिफोर द 2021 तालिबान टेक ओवर। टेक ओवर मीन कब्जा करना, कि अब जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से पहले ना इनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे और पाकिस्तान इंडिया जो था ना वो वहाँ का मेजर जो था ना वो इन्वेस्टर था। वहाँ पे उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट पे काम किया, रिकंस्ट्रक्शन करवाई और इसके अलावा इनके साथ ट्रेड भी तब इनकी अच्छी थी। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, न्यू दिल्ली हैज़ पम्प्ड $3 billion into Afghanistan for reconstruction project and the erstwhile नॉर्दर्न अलायंस मेंबर हैज़ वार्म रिलेशन विद इंडिया। कि पाकिस्तान के साथ जो इंडिया है इसके साथ अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत से पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और इन्होंने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने $3 बिलियन जो है वो अफ़गानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इनके साथ ताल्लुकात जो थे ना वो कम कर दिए। द इंडियंस हैव रिएक्ट cautionally with the Taliban but matters are proceeding nonetheless। कि कार्रवाई जो थी ना उन्होंने की वो कहीं किसी भी एक कंक्लूजन पे ना पहुंच पाई। द तालिबान आल्सो मेंटेन सिग्निफिकेंट लिंक विद चाइना एंड रशिया। अब जो अफगानिस्तान है ना इसके पहले से ताल्लुकात चाइना के साथ भी बहुत अच्छे हैं, रशिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं और अब इंडिया के साथ भी ये बहाल कर रहा है। और पाकिस्तान के साथ जो कि हमने अभी उन पर हमला किया, स्ट्राइक की, अफगान स्ट्राइक, तो क्या हुआ कि अब हमारे उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान को राइटर कह रहा है कि आप ज़रा इस पर गौर फिक्र करें। दिस डेवलपमेंट शुड कंसर्न पाकिस्तान मेक इट्स पॉलिसी मेकर रीविजिट देयर अफगान स्ट्रेटजी। कि जो पाकिस्तान है ये जो अफगानिस्तान डेवलपमेंट कर रहा है इसके तरफ कंसर्न होना चाहिए, इस पर गौर फिक्र करना चाहिए और जो इसके पॉलिसी मेकर्स हैं ना उनको इसको दोबारा गौर फिक्र करना चाहिए, रीविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी स्ट्रेटजी को और अपने रिलेशंस को जो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ कर लिए हैं। द स्टार्क फैक्ट इज़ दैट वाइल द अफगान तालिबान में बी डिफ़िकल्ट कस्टमर, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ हॉस्टाइल नेबर टू इट्स वेस्ट। कि पाकिस्तान के तो पहले ही बहुत ज़्यादा नेबर्स जो हैं वो हॉस्टाइल मीन दुश्मन है, तो पाकिस्तान जो है एक नया दुश्मन वेस्ट साइड पे नहीं बना सकता। इस्लामाबाद कंसर्न्स अबाउट TTP बेसिस इन अफगानिस्तान आर वैलिड। कि पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान का कैपिटल, उसके ये कंसर्न्स बिल्कुल जायज़ हैं कि जो कि अफगानिस्तान में बेसिस हैं TTP की, उस पर बिल्कुल सही है उनका ओपिनियन, लेकिन बट इट नीड टू परहैप चेंज इट्स स्ट्रेटजी विद द तालिबान सो डैट द मैसेज स्किन्स इन। के उनके कंसर्न्स बिल्कुल जायज़ है लेकिन उनको अपनी स्ट्रेटजीज़ पे गौर फिक्र करना चाहिए, बल्कि कोई और एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि ना ही तो इनके रिलेशंस ख़राब हों और उनका काम भी हो जाए। एट अ रिसेंट सेमिनार इन इस्लामाबाद कम एक्सपर्ट्स वर ऑफ द व्यू दैट इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेशन विद द रूलर इन काबुल, पाकिस्तान मस्ट राइज द TTP इशू विद द तालिबानियन लीडरशिप इन खंदाहर। कि पाकिस्तान जो है ना रिसेंट सेमिनार हुआ है इस्लामाबाद में, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए काबुल के जो रूलर्स हैं ना उसकी बजाय जो उनका बिल्कुल एक सुप्रीम लीडर है ना उसके साथ बात करनी चाहिए कि ये जो TTP है ना ये आपके में तो है तो ठीक है लेकिन ये हमारे बॉर्डर्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। नेशनल इनसिक्योरिटी का हमें एक खदशा है, पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो सिक्योर नहीं है, इस वजह से हम ये इकदाम कर रहे हैं। तो उसको अपनी बात कम्युनिकेट करे, ना कि छोटे मोटे वो जो हैं वहाँ पे काबुल के रूलर्स, बल्कि सुप्रीम लीडर से उनके बात करे। फ्रॉम वेयर द रियल पावर इन अफगानिस्तान फ्लो। कि अब जो वो सुप्रीम लीडर से बात करेंगे तो वही तो सारे इकदाम कर रहा है, तो जब अपनी कम्युनिकेशन जो है ना उनके साथ करें ताकि वो कोई मसले का हल निकाले। थ्रो तालिबान सुप्रीम लीडर हबैतुल्लाह अखंदज़ादा। अब देखिए ये MCQs आ सकता है कि तालिबान सुप्रीम लीडर कौन है, तो हमें पता होना चाहिए कि हबैतुल्लाह
अखंज़ादा है। इज़ अ रिक्लूसिव फिगर का मतलब है कि उससे बातचीत करनी चाहिए। इफ़ पाकिस्तान वर टू सक्सेसफुली इंगेज हिम और दोज क्लोज टू दैम, कि अगर पाकिस्तान इसके साथ बात करने में कामयाब हो गया या जो इसके ज़्यादा क्लोज हैं, एंड कन्वेंस दैम टू रीलोकेट द TTP एंड अदर एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट अवे फ्रॉम द बॉर्डर्स, कि उनको कन्वेंस करें कि वो जो अपने जो उनकी बेसिस है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ और पाकिस्तान में उनकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ रही है और टेरर फैल रहा है, तो वो अपने बॉर्डर से पाकिस्तान के बॉर्डर से उनको दूर कर लें, या कोई भी ऐसे जो कि एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट हैं उसको अपने बॉर्डर से थोड़ा सा दूर कर लें। दिस माइट इम्प्रूव द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द कंट्री विद मिनिमम कॉस्ट, कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी सिक्योर कर देगा और साथ के साथ क्या होगा कि हमारे रिलेशंस भी उनके साथ बेहतर हो जाएंगे। सच मूव्स हैव बीन ट्राइड बिफोर with limited success when the Taliban leadership issues a fatwa in 2023 stopping its cadres from waging a jihad inside Pakistan. इसके अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि द तालिबान आर वेलकम टू कीप द TTP एज अलोंग एज दे पोज नो हार्म टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में जितनी देर मर्जी तक जो है वो TTP की बेसिस में पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज दे पोज नो हार्म टू पाकिस्तान, जब तक वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स को नुकसान नहीं पहुंचा रही। द प्रेजेंट स्ट्रेटजी इज़ लिमिटेड टॉक विद द काइनेटिक एक्शन अगेंस्ट काबुल। काइनेटिक एक्शन मीन के ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि अब जो स्ट्रेटजीज है ना उस पर बात कर रहा है। पहले तो थी कि हमें जो है ना वो उनके सुप्रीम लीडर से बात करनी चाहिए ताकि वो उनकी बेसिस जो है TTP की वो पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर करें, और वो साथ में अब कह रहा है कि जो अब करंट पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज है ना वो ये हैं कि लिमिटेड टॉक है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और बल्कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है काबुल में। हैव फेल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, और ये जो है ये स्ट्रेटजी बिल्कुल फेल हो चुकी है। दूसरा है एज अदर्स आर मेकिंग डिप्लोमेटिक इन रोड with the Afghan Taliban including unfriendly government, Pakistan must reassess and readjust its strategies, कि जो दूसरे कंट्रीज़ है ना इनडोर मतलब कि रास्ते खोल रहा है, डिप्लोमेटिक इनडोर्स के बातचीत कर रहा है उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में अफगान तालिबान के साथ, इंक्लूडिंग अनफ्रेंडली गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट जैसे पाकिस्तान की जो है वो अनफ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है इंडिया, तो वो भी जो है अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक वे में उनके साथ रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान को चाहिए मस्ट रीअसेस कि दोबारा उनकी तरफ जाएं अफगानिस्तान के साथ और रीएडजस्ट करें, क्या करें, तरतीब दें इट्स स्ट्रेटजीज़ इस्लामाबाद इट्स स्ट्रेटजीज़, अपनी स्ट्रेटजीज़ को बेहतर करें। और अगर तालिबान की जो सुप्रीम लीडर है ना वो भी अगर हमारी बात नहीं ना सुन रहा, तो राइटर हमें एक और सोल्यूशन दे रहा है कि जो इस्लामाबाद शुड वर्क विद अदर रीजनल स्टेट्स, के पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है उसके साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके बॉर्डर शेयर हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, तो उनको कहा जाए कि वो सारे मिलके काबुल है जो अफगानिस्तान का कैपिटल, उनके ऊपर स्ट्रेस दें तालिबान की गवर्नमेंट पे कि वो अपने जो है TTP या वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको ख़त्म करे खुद ही। स्टे टू स्ट्रेस दैट द तालिबान मस्ट टेक स्ट्रॉन्गर काउंटर टेररिज्म मेयर्स, कि ताकि वो कोई भी ये जो टेररिज्म है दहशतगर्दी है उसको अपने मुल्क से ख़त्म करे, सो डैट द मिलिटेंट ग्रुप कैन नॉट थ्रेटन अफगानिस्तान नेबर्स। मिलिटेंट्स दहशतगर्द ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मिलिटेंट्स ग्रुप मीन के जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होती हैं, मिलिटेंट्स ग्रुप कैन नॉट थ्रेटन अफगानिस्तान नेबर, ताकि अफगानिस्तान के जितने और नेबर्स हैं उनको नुकसान ना पहुँचा सके। येट इट मस्ट आल्सो इंगेज द तालिबान हाई command in Kandahar as well as the politicians in Kabul so that the doors of neighborhood are not closed. If relationships soar further with Afghanistan, it will add to insecurity in this country and give hostile state room to the maneuver. अब देखें जो राइटर है ना वो इसने कितने अच्छे मशवरे दिए हैं कि पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर ना गौर फिक्र करना चाहिए, कि डिप्लोमेटिक रोड को अपनाना चाहिए, डिप्लोमेटिक पॉलिसी को अपनाना चाहिए, ना कि काइनेटिक एक्शंस लेने चाहिए काबुल के अगेंस्ट, और उसके अलावा उनके सुप्रीम लीडर से बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम कोई भी ना एक नया ख़तरा मोल नहीं ले सकते कि अपना एक और बॉर्डर जो है वो अपने अगेंस्ट कर लें, और इसको एक बड़े अच्छे तरीके से जो है ना हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है डिप्लोमेटिक वे में। हमारे पास अगला एडिटोरियल है फ्रेजाइल रिकवरी। फ्रेजाइल कहते हैं कमज़ोर, रिकवरी मीन बहाली,
इकोनॉमी का ये टॉपिक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें इतना नहीं लिखा गया, तो सिर्फ कुछ बातें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम वैसे ही डिस्कस कर लेंगे, पूरा एडिटोरियल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, स्टेट बैंक गवर्नर, ये एक एमसीक्यूज है कि स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है करंट, तो हमें पता होना चाहिए कि जमील अहमद हैं। तो एक तो ये इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज था। दूसरा, इस ओपिनियन में ये बात की गई है कि पाकिस्तान की जो रिकवरी हो रही है ना, वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि जो आईएमएफ से हमने कर्जा लिया है उससे हम इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल के स्टेबल तो हो गए हैं, लेकिन हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो रही। इस वजह से राइटर कह रहा है कि फ्रजाइल रिकवरी, और जब ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो हो सकता है कि जब हम इंटरेस्ट के साथ पैसे दें तो वो डबल हो जाएं। पैसे हमें डबल देना पड़ेंगे तो क्या होगा कि हम फिर इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या आता है कि हमें जो है वो एक्सपोर्ट बेहतर करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनानी चाहिए जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हों, और इसके अलावा हमें जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, टैक्सी सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, और ऐसी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करनी चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकें। और इसमें सिर्फ यही चीज़ें लिखी गई हैं, और वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेन चीज़ें थी ना वो यही थी कि हम सिर्फ क्राइसिस से बाहर निकले हैं, इकोनॉमी को स्टेबल तो कर लिया है, लेकिन हम सस्टेनेबल नहीं हुए हैं। दूसरी साइड पे आईएमएफ जब कर्जा लेगा तो हम फिर इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाएंगे उनका इंटरेस्ट पे करते हुए। इसलिए हमें अभी से क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे काम करना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे जो हमारा ओपिनियन है, इसका टाइटल है एज ऑफ प्लास्टिक। इसमें राइटर लिखते हैं, इन द आइकॉनिक कमिंग ऑफ एज फिल्म द ग्रेजुएट 1967, डस्टिन कॉफमैन्स यंग कैरेक्टर फ्रेशली ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इज पुल्ड असाइड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी को ना खींच के साइड पे ले जाना, जस्ट फॉर प्राइवेट कन्वर्सेशन, बाय एन अक्वेंटेंस कहते हैं कोलीग को या ऐसा भी कोई इंसान जिसको हम जानते हों, हु ब्लंटली ऑफर्स मीन दो टोक अंदाज में उसने मुझे कहा, हिम आ सिंगल पीस ऑफ एडवाइस, कि मैं तुम्हें ना एक एडवाइस देना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वन वर्ड टू यू, सिर्फ एक लफ्ज़, जस्ट वन वर्ड। वो क्या था, प्लास्टिक। और वो मैं सिर्फ तुम्हें एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ और वो सिर्फ एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल है, और वो क्या है, प्लास्टिक। वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस देन विद प्लास्टिक्स बिकमिंग एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। जो प्लास्टिक है ना वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है। फ्रॉम लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड ब्लड प्रिजर्व्ड इन पोलीविनाइन क्लोराइड bags to the provision of safe ड्रिंकिंग वाटर्स, प्लास्टिक कंटिन्यू टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर डेली लाइव्स। तो वो कहता है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या फिर ब्लड प्रिजर्व्ड हैं, वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो प्लास्टिक में यूज़ हो रही हैं। इवन कि जो हम पानी पीते हैं ना वो भी प्लास्टिक की बॉटल्स में आता है। तो ये सारा एक हमारी ज़िंदगी का अहम रुकन बन चुका है। येट द स्कोप एंड स्केल ऑफ देयर यूजेज हैव बिकम एंड इंक्रीजिंगली कंसर्न्स, कि ये जो इसका इतना ज़्यादा स्कोप एंड स्केल जो है ना इतना ज़्यादा राइज हो चुका है, इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है ना, ये तशवीशनाक है, ये बहुत ख़तरनाक है प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे when it comes to single use plastics. In other words, do the cons now overweight the benefit of global plastic use? तो वो कहते हैं कि जो प्लास्टिक के अगर हम फ़वाइद देखें ना, बेनिफिट्स देखें, तो इससे ज़्यादा इसके कॉन्स हैं, इसके ज़्यादा इसके नुकसानात हैं प्लास्टिक इस्तेमाल करने के। अब ये वाला टॉपिक जो है ना ये पोल्यूशन से भी रिलेटेड होगा, डिजीज़ के साथ भी रिलेट होगा, और इसके अलावा हम इसको किस तरह कवर कर सकते हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए कौन कौन से इक़दामात लिए गए हैं इसको कम करने के लिए, कि प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जा सके। एज़ पर द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अप्रोक्सीमेटली 430 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक आर प्रोड्यूस ग्लोबली ईच ईयर। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये अंदाज़ा लगाता है कि हर साल जो है ना दुनिया पे ग्लोबल लेवल पे 430 मिलियन टन्स प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। However, 2/3 of this production comprises short-lived product that quickly turn into waste. अब देखें, जैसे अगर हम लोगों ने पानी पिया है, पानी वाली बॉटल्स हैं,
उसका पानी वो हमने इस्तेमाल कर लिया, वो शॉर्ट लाइफ प्रोडक्ट था, पिया पानी और बॉटल फेंक दिया, वो क्या बन गया, वेस्ट बन गया। दीज ऑफ्टन एंड अप इन लैंडफिल्स। अब ये क्या बन गया, इसने लैंडफिल फिल कर दी, मिनके एक कूड़े की एक जगह बना दी। इफ़ द रीजन हैज़ एन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और कंटामिनेट मीन के आलूदा करना द इन्वायरमेंट पोजिंग हेल्थ हैज़र्ड फॉर ऑल लाइव्स, कि अब जब एक रीजन है उसमें एक इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो ही तो वो इसको ख़त्म कर सकेगा इस वेस्ट को। लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा कि ये इन्वायरमेंट को आलूदा करेगा और फिर क्या होगा कि हेल्थ हैज़र्ड बनेगा, हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। टू डेट 7 बिलियन, अब आज की डेट मीन टू डेट इवन 7 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हैव बीन जनरेटेड ग्लोबली, कि आज की तारीख तक ना 7 बिलियन टन जो प्लास्टिक है ना वो प्रोड्यूस हो चुका है ग्लोबल लेवल पे, और उसमें से सिर्फ 10% जो है ना वो रिसाइकल्ड होता है। प्लास्टिक को रिसाइकल्ड किया जाता है लेकिन नहीं किया जाता ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से वो एक वेस्ट बन के रह जाता है और फिर वो माहौल को भी आलूदा करता है। इसके अलावा अगर वो किसी पानी में है तो फिर क्या करेगा कि वो पानी को रोक देगा या पानी को भी आलूदा करेगा। येट ओनली 10% ऑफ द टोटल हैज़ बीन रिसाइकल्ड। द एलन मैकआर्थर फाउंडेशन एस्टिमेट दैट by 2050 there will be more plastic by weight than fish in our oceans, कि ये जो एलन मैकआर्थर फाउंडेशन है ना इसने अंदाज़ा लगाया है कि 2050 तक ना प्लास्टिक ज़्यादा होगा, मछलियाँ कम होंगी, कहाँ पे, ओशंस में। Plastic waste has already made its way into the deepest part of the ocean, including the Mariana Trench. अब ये जो Mariana Trench है ना ये डीपेस्ट एक सरफेस लेवल पे अगर हम बात करें तो ये ट्रेंच जो है डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ सरफेस का, और इसकी लेंथ जो है ना वो 11 किलोमीटर है। और अगर हमें एमसीक्यूज आता है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो ये ये पैसिफिक ओशन में है, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। And since plastic break down over time, pollution level continue to rise long after it has been discarded। और ये जो प्लास्टिक है ना ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता कि ये जो है ज़मीन में जो है ये डिज़ोल्व हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि ये एक सालों लग जाते हैं सिर्फ इसको डिकम्पोज होने में। तो ये तब तक क्या करता है, पोल्यूशन के लेवल को राइज करता रहता है। रिसर्चर्स एस्टिमेट दैट 90% ऑफ द सी बर्ड्स हैव प्लास्टिक इन देयर स्टमक्स while half of other marine turtles have ingested plastic। अब ये जो रिसर्चर्स है ना उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 90% जो सी बर्ड्स हैं उनके जो स्टमक्स हैं उनमें प्लास्टिक है, और हाफ ऑफ द मेराइन टर्टल्स जो वहाँ पे कछुए हैं वो प्लास्टिक को इंजेस्ट कर चुके हैं। फोटोग्राफ्स ऑफ मेराइन लाइफ चोकिंग का मतलब है सांस घुटना, सफोकेट करना, ऑन प्लास्टिक वेस्ट आर द यूबिक्यूटियस कहते हैं अपेयर होना, सामने आना। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें से ये ज़ाहिर होता है कि जो समंदर की मखलूक है, मराइन लाइफ है, उनके सांस घुट रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट की वजह से। ऑन लैंड अगर हम अब सरफेस की बात करें, ज़मीन की बात करें, ऑन लैंड प्लास्टिक वेस्ट क्लॉग्स रिवर्स, क्लॉग्स मीन ब्लॉक कर दिया है रिवर्स को, एंड कॉन्टेमिनेट आलूदा कर दिया फ्रेश वाटर बॉडीज़ को, और जो साफ़ पानी पीने का है उसको भी गंदा कर दिया है। Even before plastic waste become visible, the breakdown of plastics into micro and nanoplastic pose severe risk to human health। अब राइटर कहते हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट है ना वो इससे पहले कि बन जाए, इसके जो माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स है ना वो इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। अब कैसे, अब ये जो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं ये हवा में होंगे, पानी में होंगे, डस्ट में होंगे, और ये इंसानी जो सेहत है उसको रिस्क है, उसके लिए ख़तरनाक है। रिसेंट लैंडमार्क कहते हैं तारीखी study revealed that a liter of bottled water contain approximately 240,000 प्लास्टिक पार्टिकल्स के। एक जो पानी की बोतल है ना उसमें 240,000 प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं। रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड 7 टाइप ऑफ प्लास्टिक, उन्होंने 7 टाइप ऑफ प्लास्टिक को आइडेंटिफाई किया है, including polyamide, a type of nylon using infiltration process, and a polyethylene terephthalate
PET, the material used for waste, water and soda bottles, chemical in plastic product are known to disrupt the human endocrine system. Endocrine systems कहते हैं gland system को, which regulate bodily functions through hormones. These chemicals have been linked to the, अब ये जो glands हैं endocrine system, ये किसके साथ लिंक होते हैं? To the reproductive disorders के साथ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, सॉरी। और क्या होता है कि जब ये इनको नुकसान पहुंचाते हैं तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये फिर किसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं? रिप्रोडक्टिव को। कैंसर डिजीज़ काज कर रहे होते हैं, डायबिटीज़ कर रहे होते हैं, और हार्ट डिजीज़ काज करते हैं। येट द मेजोरिटी ऑफ प्लास्टिक रिमेन अनरेगुलेटेड। रिसर्च आल्सो इंडिकेट दैट ह्यूमन आर एक्सपोज टू दीज हार्मफुल केमिकल नॉट ओनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बट आल्सो वाया एयर, वाटर एंड डस्ट। अब जो रिसर्च है ना वो कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इतना ज़्यादा फैल चुका है ना प्लास्टिक, कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ डायरेक्ट में ही कांटेक्ट करें। अगर आप एहतियात कर रहे हैं कि पानी की बोतल में पानी नहीं पी रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पी रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिसमें प्लास्टिक इन्वॉल्व है, तो फिर भी आप जो हो इसके साथ इनडायरेक्टली कांटेक्ट हो जाते हो। किसके ज़रिए? एयर, वाटर एंड डस्ट। प्लास्टिक प्रोडक्शन इज़ अंडर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहते हैं जांच पड़ताल करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना और उस पर इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना। फॉर इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशन exacerbating global climate change. Petrochemical derived from oil and gas count for 98% of the single use of plastic produced today. Research indicate that plastic production contribute 3.4% of the global greenhouse gas emission. अब जो रिसर्च हुई थी ना, इसकी जांच पड़ताल की गई थी कि क्या प्लास्टिक भी ग्रीन हाउस गैसेज में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो रिसर्च ने कहा है कि 98% जो है ना इसके सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक जो है ना, इससे पेट्रोकेमिकल्स जो है ना वो पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा 3.4% ग्लोबल लेवल पे ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेवरदीलेस मीन इसके बावजूद कंपनीज सच एज शेल, ExxonMobil and Saudi Aramco are increasingly plastic production to the offset. ऑफसेट का मतलब होता है कैंसिल करना, के मतलब कि इसको बात नहीं मान रहे हैं। डिक्लाइनिंग फॉसल फ्यूल्स डिमांड एज कंट्रीज ट्रांजिशन टू द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सॉरी, के इतने नुकसानात के बावजूद भी जो ऐसी कंपनीज हैं ना जो कि फॉसल फ्यूल्स पैदा करती हैं, वो इस बात पे एग्री नहीं हैं कि जो कंट्रीज़ है ना उनकी ट्रांजिशन हो रीन्यू। अब इतनी ज़्यादा तबाही हो रही है प्लास्टिक की वजह से, तो क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिस्पांस लिया गया इसके अगेंस्ट? तो हम अब ये पढ़ते हैं कि इन रिस्पांस टू द एक्सक्लरेटिंग क्राइसिस, कि ये जो क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है इस पर क्या रिस्पांस लिया गया है? तो द यूनाइटेड नेशन लॉन्च अ प्रोसेस इन 2022 टू क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू कर्ब ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। अब 2022 में यूएन ने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने लीगल बाइंडिंग ट्रीटी की थी। मीन के सब कंट्रीज़ को जो है ना वो लीगली इन्वॉल्व किया था और कहा था कि हम जो है ना वो ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है वो कम करेंगे, इस क्राइसिस को ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। और इस चीज़ को एडवांस करने के लिए एन इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कम्युनिटी कमेटी वाज एस्टैब्लिश टू एडवांस दिस एफर्ट। और इस कमेटी ने भी इसको जो यूएन ने लॉन्च किया था प्रोसेस, उसको ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, एडवांस करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया। विद द 5th मीटिंग INC 5। अब ये जो मीटिंग थी ये हुई थी साउथ कोरिया में, बुसान उनका एक सिटी है वहाँ पे। लास्ट दिसंबर 2024 में ये मीटिंग हुई थी। वाइल दिस मीटिंग वाज एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड 2 years ऑफ नेगोशिएशन, कंट्रीज रिमेन्ड एट ओड ओवर क्रिटिकल इशूज इंक्लूडिंग वेदर द ट्रीटी शुड इम्पोज लिमिट ऑन प्लास्टिक प्रोडक्शन। अब ये जो थी ना कंट्रीज़ के दरमियान में ही जो थी वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहा कि क्या हमें प्लास्टिक के प्रोडक्शन पे बिल्कुल जो लिमिटेशंस लगा देनी चाहिए। तो इस तरह का कुछ मतलब एक एग्रीमेंट नहीं हो पाया और कन्फ्लिक्ट ही रहा। पहले 2 सालों में इसी पे ही बात होती रही। तो एज इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस कंट्रीज हैव अलाइंड देमसेल्फ इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। अब जो ये थे इन्होंने
जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस थी इसमें कंट्रीज़ को जो है ना वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वन साइड इज़ द हाई एम्बिशन कोलिएशन, एक साइड पे जो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे वाकई के इसको ख़त्म कर देना चाहिए वो थे, और दूसरी साइड पे जो लो मतलब जिसमें इतना ज़्यादा एम्बिशन नहीं था, लो एम्बिशियस थे, उनकी कोलिएशन हो गई। लीड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़, अब ये जो हाई एम्बिशियस थे ये कौन थे? डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, जिनमें कौन था? इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन विच एडवोकेट फॉर एलिमिनेटिंग अ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड रीथिंकिंग देयर सोसाइटल रोल। On the other side are oil and gas producing countries joined by countries like Russia and India, who argue the treaty should focus on improving recycling and waste management। अब ये जो दूसरी साइड पे थे ना ये कंट्रीज थे, जैसे रशिया था, इंडिया था, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आर्ग्यू किया कि हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि रिसाइकलिंग की जाए और वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जाए, बजाय इसके कि बिल्कुल ही सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक पे एक लिमिटेशंस लगा दी जाएं। दीज नेशंस एम्प्लॉयड डिक्लाइंग टैक्टिक्स सच एज इंट्रोड्यूसिंग ब्रैकेटेड टैक्सेस। और आगे यही लिखा गया कि कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी थीं जो कि बात कर रही थी कि रिसाइकलिंग की जाए, कुछ कंट्रीज़ ऐसी थीं कि जो कह रही थी कि इसके सिंगल यूज़ पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी थीं जिन्होंने इसको किया कि प्रोटेक्टिंग द प्लास्टिक इंडस्ट्री पे बात की कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ है ना इसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये नहीं कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और उसमें 16 लॉबिस्ट were even included in some national delegations with vested interest in protecting the plastics industries। और उन्होंने बात क्या की कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। तो ये थी जो कि वहाँ पे मीटिंग हुई, और उन लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया तो ये उनकी राय थी। अब है अंडर UN रूल्स कंट्रीज़ मस्ट रीच आ consensus on the treaty's text to pass a binding agreement। अब जो कि UN रूल्स के अंडर कंट्रीज थे और उन्होंने क्या किया कि वो एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए और उनकी एक कॉन्सेंसस हो पाई, वो एक बात पे एग्री हो गए। हाउएवर सिग्निफिकेंट गैप्स रिमेन्ड इन बुसान रिगार्डिंग आ कलेक्टिव विजन फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके बावजूद वो जो मीटिंग हुई है कहाँ पे? साउथ कोरिया में। वहाँ पे मीटिंग के दौरान में एक कलेक्टिव विजन जो था ना वो फिर भी हम अचीव नहीं कर पाए। किसके ऊपर? फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल प्लास्टिक इश्यूज़ पे। वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट गैप जो था वो फिर भी रहा, इतनी क्योंकि कंट्रीज थे और वो एक बात पे एग्री नहीं हो पाए। डेलीगेट्स मीन के जो नुमाइंदे थे रिटर्न्ड होम फॉर द ईयर एंड हॉलीडेज बट प्लेज मीन के वादा अहद टू रिज्यूम डिस्कशन सून। Concerns have arisen that the stance of oil and gas producing countries may be further emboldened का मतलब होता है हौसला अफजाई करना if Donald Trump returns to the US presidency before the next negotiations। आगे बस यही डिस्कस किया गया कि दो द टाइम लाइन एंड लोकेशन फॉर फ्यूचर मीटिंग्स रिमेन अनडिसाइडेड। अब पता नहीं है कि जो फ्यूचर में मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, किस जगह पे होगी, कब होगी। द वर्ड इज़ इंचिंग क्लोजर मीन इंचिंग मीन के बहुत कम स्लो में जा रहा है टू एन एग्रीमेंट ऑन प्लास्टिक, और जबकि ये जो बहुत बड़ी तबाही लेके आ रहा है लेकिन जो एग्रीमेंट है वो बहुत स्लो है। वट रिमेन्स टू बी सीन इन वेदर दिस ट्रीटी विल सफ़र द सेम फेथ एज द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अब बस ये देखना है कि जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था जिस तरह उसकी किस्मत थी, जिस तरह वो सफ़र कर रही है, क्योंकि उस पर भी कोई भी जो उसकी आउटलाइन थी उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुई। अब बस देखना यह है कि क्या ये भी ट्रीटी वही फेस करेगी, इसकी भी वही फेथ है। where lofty goals are undermined by the short sightedness of a few। जहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े स्केल पे डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तबाही लेके आ रहा है प्लास्टिक। तो अब ये देखना है कि क्या ये एक शॉर्ट साइटनेस की वजह से क्या ये तबाही आती है या फिर इस पर कोई एग्रीमेंट किया जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा और आपको पता चला होगा कि इसको हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह लिखना है।